एबीपी नेटवर्क आइडियाज ऑफ इंडिया में आप सबका स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी मौजूद हैं। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देवेंद्र जी, अभी हम भारत को लेकर आपके क्या आइडियाज हैं इस पर भी बात करेंगे, लंबी बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले मैं दिल्ली से आया हूं और दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा है, तो चलेंगे दिल्ली। देखिए, दिल्ली का जो मौसम है ना, वहाँ पर जाकर कुछ दिन मौसम एंजॉय करके हम मुंबई वापस आते हैं। हम दिल्ली रहते नहीं हैं। तो आप दिल्ली जाएंगे और मौसम का आनंद लेके वापस हाँ, आ जाएंगे। मौसम का आनंद लेके वापस आएंगे, क्योंकि मुंबई का मौसम दिल्ली से भी अच्छा है। लेकिन मुंबई में और खास तौर पे जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पर सर्दियों में भी गर्मी का एहसास आपने करवा दिया विपक्ष को भी और पार्टी के भीतर भी। नहीं, देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि जब एक जनता ने मैंडेट दी हुई सरकार, ये जिसको हम अलोकतांत्रिक तरीके से जब उसको बेदखल किया जाता है, तो उसके बाद ऐसी चीज़ें होती है जो चीज़ें महाराष्ट्र में हुई है जी। तो मुझे ये लगता है कि ये जो महाराष्ट्र में आपको सारी गर्माहट नज़र आ रही है, अगर 2019 में जनता के मैंडेट को ठुकराया नहीं जाता, जनता के मैंडेट के खिलाफ हमारी पीठ में अगर खंजर नहीं घोंपा जाता, तो शायद ये परिस्थितियाँ नहीं होती। एक बहुत अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट महाराष्ट्र में दिखती। अब हम वापस आए और वापस स्टेबल गवर्नमेंट दे रहे हैं। जी देवेंद्र जी, अभी लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने खड़ा है, तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जो पिछला प्रदर्शन था उससे बेहतर आप कर पाएंगे, या चुनौतियां बढ़ी हैं या कम हुई हैं चुनौतियां? देखिए, चुनौतियां तो है ही, मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा चुनौतियां नहीं है। और पिछले प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हमको ही मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने दोनों बार 48 में से 42 सीटें लाई है। तो उसके आगे बढ़ना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि दोनों बार का जो हमारा परफॉर्मेंस है, उससे हम नीचे नहीं आएंगे। जाएंगे तो आगे जाएंगे या वहीं पर रहेंगे, उससे नीचे नहीं आएंगे। देवेंद्र जी, एक बात बताइए, आपने मेहनत की बात की, हालांकि आपका राजनीतिक जीवन में आपका जो श्रम है, परिश्रम है, वो सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है। लेकिन एनसीपी पर आपने मेहनत कर ली, शिवसेना पर आपने मेहनत कर ली, कांग्रेस पर आपने मेहनत कर ली, अब बचा क्या? अभी बहुत कुछ बचा है। अच्छा, बचा है? हाँ जी, मेरा इस पर एक ही जवाब होता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। देवेंद्र जी, गठबंधन सरकार अब आप चला रहे हैं, आपने पूरी सरकार चलाई, पूरे मैंडेट के साथ आई और पूरे 5 साल महाराष्ट्र में शासन चलाया भारतीय जनता पार्टी का। अपनी विचारधारा को विकास के साथ, विकास के आयाम के साथ जोड़कर आप आगे ले गए 5 साल। लेकिन अब गठबंधन की सरकार है, तो क्या आपको लगता है कि जो देवेंद्र फडणवीस पिछली सरकार में कर पाते थे, सोच पाते थे महाराष्ट्र के लिए, वो इस गठबंधन की सरकार में भी हो पाता है? देखिए, हर सरकार की अपनी एक काम करने की पद्धति होती है, और मैं ऐसा मानता हूं कि उस समय मुख्यमंत्री बतौर मैं काम कर रहा था जी। तो बतौर मुख्यमंत्री आपके अधिकार भी अलग होते हैं, निर्णय लेने की आपकी क्षमता भी अलग होती है। अब मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में जो एजेंडा मैंने चलाया था, आज उप मुख्यमंत्री के रूप में भी वो एजेंडा मैं चला पा रहा हूं। और मेरे साथ हमारे जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, उनका जो व्यवहार है वो इस प्रकार का है कि मैं ऐसा मानता हूँ वे कभी भी जो कार्य मैं हाथ में लेता हूँ उस कार्य को सम्मान देते हैं। तो निर्णय प्रक्रिया में मेरी सहभागिता उतनी है जितनी बतौर मुख्यमंत्री थी, और जो एजेंडा उस समय चला रहा था उसको पूरा बैकिंग मुख्यमंत्री जी का है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि वो मैं कर पा रहा हूँ और महाराष्ट्र में वो चीज़ें दिख भी रही है। जी, वो आप कर पा रहे हैं। लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप व्यवहार कुशल तो आप हैं ही, कि जब शरद पवार जी के साथ बातचीत की शुरुआत हुई गठबंधन को लेकर जब 19 के बाद, तो आप इतने ज़्यादा व्यवहार कुशल हैं कि आपने शरद पवार जी तो माने, आप अजीत पवार को ही मना लिया आपने। नहीं, देखिए, मैंने इससे पहले भी इस बात को स्पष्ट किया है कि हमने शरद पवार जी से बातचीत की
जी शरद पवार जी ने हामी भरी, शरद पवार जी ने गठबंधन की बातें करने के लिए अजित पवार जी को नमित किया। अजित पवार जी के साथ सारी चीज़ें हमने फाइनल की। जो चीज़ें फाइनल हुई उसको पूरे तरीके से वो मैंडेट शरद पवार जी ने दिया, पर पता नहीं क्यों आदत अनुसार पवार साहब अंतिम वक्त पर बैकआउट हो गए। उस समय अजित पवार जी ने भूमिका ली कि इस प्रकार से मुझे आगे करके आपने सारी चीज़ें तय की और ऐन वक्त पर आप बैकआउट हो रहे हैं, इस प्रकार का विश्वासघात मैं नहीं कर सकता। और इसलिए जी। वो हमारे साथ आए और उनके लोगों की भी इच्छा थी कि हमारे साथ वो रहना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि स्टेबल गवर्नमेंट ये बीजेपी के साथ ही बन सकती है। किंतु उस समय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कुछ इस प्रकार का आया कि हम लोग उस अलायंस को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, इसलिए अजित पवार जी वापस चले गए और हम मुख्यमंत्री से विपक्षी नेता बन गए। जी, चलिए ये तो कहानी हुई। अब शिवसेना की कहानी, अगर जो शिवसेना में जो कुछ हुआ, यानी अब एकनाथ शिंदे आपके साथ आए, कई तरह की बातें पब्लिक डोमेन में है, लेकिन आज को दिल की बात तो बता दीजिए कि आखिरकार कैसे वो कैसे करीब आए। एकनाथ शिंदे जी से मेरे रिश्ते पहले से बहुत अच्छे हैं और मेरे साथ मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। विशेष रूप से जो महाराष्ट्र के मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स पर मेरे साथ वो लगातार काम करते रहे, उनको ड्राइव करते रहे। जी, तो एक हमारा रिश्ता भी था। और एकनाथ शिंदे जी ये एक बहुत कट्टर इस प्रकार के शिवसैनिक रहे हैं, जी, हिंदुत्ववादी रहे हैं, बाला साहब को मानने वाले रहे हैं। तो जिस समय उद्धव जी ये निर्णय ले रहे थे उस समय भी शिंदे जी उसके खिलाफ थे। उस समय मध्यस्थता करने वालों में से एक शिंदे जी थे, जो लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि उद्धव जी की और हमारी कुछ बातचीत हो और बीजेपी शिवसेना ही साथ में आए। लेकिन उस समय उद्धव जी चूंकि मुख्यमंत्री बनना चाहते थे जी, तो उन्होंने उनकी बात मानी नहीं। और जिस दिन ये सरकार बनी उस दिन से ही शिंदे जी की अस्वस्थता वहाँ पर थी ही। वो एक प्रकार से उनको ये लगता था कि ये ठीक नहीं बना है। और एक बड़ा तबका शिवसेना में ऐसा था जो ये मानता था कि हम लोगों ने जिनको इतना घोर विरोध किया, जी, हम उनके साथ सरकार चला। अच्छा, सरकार चलाना भी ठीक है, लेकिन बिल्कुल आइडियोलॉजी के खिलाफ हम लोग चीज़ें करें उस सरकार में और उसको समर्थन दे, तो ये वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। और इसलिए हमारा सारा उनके साथ बातचीत तो थी ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये था कि धीरे धीरे उद्धव जी के बर्ताव से जी, उनके लोग इतने तंग आए कि उनको ये लगा कि अब अपने अस्तित्व का सवाल है, हम लोग तो हमारा अस्तित्व ही खो देंगे। और उसके बाद फिर उन लोगों ने तय किया और तय करने के बाद जब हमसे बातचीत की तो हम तो मौका छोड़ने वाले थे नहीं, जी, क्योंकि मैंडेट तो यही था, हमारे साथ ही वो चुनकर आए थे। जी। तो हमने गठबंधन कर लिया और सरकार बना ली। ठीक है, आपने बताया, पूरी बात बताई। आपने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे जी आपके मित्र थे। मित्र तो आपके उद्धव ठाकरे भी थे। उद्धव ठाकरे जी मित्र थे, लेकिन थे या हैं? नहीं, देखिए अभी ये तो उनको सवाल पूछना पड़ेगा। जी, इसलिए पूछना पड़ेगा कि मित्र वो होता है कि अगर कोई बात आपकी और मेरी नहीं जमती है तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि फ़ोन उठाकर बोल दे कि नहीं हो पाएगा। जिस समय हम लोग गठबंधन की बात कर रहे थे जी, और उनको मुख्यमंत्री बनना था, 5 साल मैं मुख्यमंत्री था, वो मेरे साथी थे। दिन में, रात में, आधी रात में जब भी फ़ोन करते थे मैं फ़ोन पर आता था, मैं उनकी बात सुनता था, जो काम वो कहते थे मैं उसको करता था। कभी मैंने उनकी बात टाली नहीं। लेकिन जिस समय ये गठबंधन वाली बातें थी मैं फ़ोन करता रहा और उनमें इतनी भी कर्टसी नहीं थी कि फ़ोन पर आकर वो कह दे कि जी। नहीं देवेंद्र जी आपके साथ नहीं जाना है। ये भी उन्होंने नहीं किया, तो दरवाज़ा तो उन्होंने बंद कर दिया। तो इसलिए अब उद्धव ठाकरे जी दोस्त है या नहीं है, ये सवाल मुझसे पूछकर फ़ायदा नहीं है, ये उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता उन्होंने बंद किया, दरवाज़ा उन्होंने बंद किया और कर्टसी भी उन्होंने नहीं दिखाई।
जी, तो उसके बाद कभी बातचीत भी नहीं हुई आप लोगों की? उसके बाद कोई फॉर्मल बातचीत हमारी कभी नहीं हुई। हाँ, मिलते आमने सामने, नमस्कार करते, एक दूसरे का हालचाल पूछते, इतनी कटसी तो महाराष्ट्र में आज भी मौजूद है, तो हम लोग वो करते हैं। दरवाजे उन्होंने बंद किए, लेकिन हवा महाराष्ट्र में बहुत तेजी से चल रही है, राजनीतिक हवा। तो अगर दरवाजे के कपाट हिले तो दरवाजा खुल जाएगा? नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए क्या होता है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस जब होते हैं ना, जी, तो उसको पाटना आसान होता है। आपके और मेरे इश्यूज़ के ऊपर डिफरेंसेस है तो हम कॉमन ग्राउंड बनाकर साथ में आ सकते हैं। यहाँ पर हमारे मन दुखी है, यहाँ पर केवल पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं है। जी, देखिए, दिन रात सुबह शाम वो और उनके लोग अगर हमारे नेता मोदी जी को गाली देंगे और ऐसी ऐसी गालियाँ देंगे और ऐसी ऐसी बातें कहेंगे जो हमारे घोर विरोधक भी नहीं कहते, जी, तो मुझे लगता कि हम उनके साथ जा पाएंगे। तो कोई सवाल नहीं उठता, हमारे मन दुख गए, हम मन से दूर हो गए, मन से दुखी है। मन से दुखी है, इसलिए साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अभी वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उद्धव जी ने कुछ तारीफ भी की उनकी। देखिए, कहीं एक आध बार तारीफ की होगी तो मुझे पता नहीं, पर दिन में उठने से लेकर सोने तक 10-20 गालियाँ मोदी जी के खिलाफ नहीं निकाले तो उनको खाना नहीं पचता। और उन्होंने तो कुछ लोग ऐसे छोड़ दिए हैं कि जो सुबह 9 बजे अपना भोंगा शुरू करते हैं, वो मोदी जी को गाली देने से करते हैं तो शाम तक मोदी जी को गाली देना, इतना ही उनका काम है। तो ऐसे जब उन्होंने लोग छोड़े हुए हैं तो इसका मतलब सीधा है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी राह पकड़ी है, हम अपनी राह से चलेंगे। देखिए, आपने कई बार, मैंने आपके कई साक्षात्कार देखे सुने, आपने कई बार बात भी कही कि देखिए शिवसेना आपकी नेचुरल अलाइज थी। शिवसेना अभी जो गठबंधन के साथी हैं, अब राजनीतिक साथी हैं, किस तरह के साथी हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ आप बात करें कि आपका दिल दुखा है, तो राजनीति में दिल लगाएंगे तो दुखेगा ही शायद, क्योंकि यहाँ तो पता नहीं कब रिश्ते टूट जाए, कब जुड़ जाए, कब दरवाजे खुल जाए। नहीं, इसीलिए मैंने कहा पॉलिटिकल अलायंस में जब अलायंस ब्रेक होता है दिल नहीं दुखता। जी, क्योंकि पॉलिटिक्स में इश्यूज होते हैं, आपको एक इशू पसंद आया, मुझे नहीं आया, आप और मेरा मामला अलग हो गया। लेकिन 25 साल जिनके साथ दिल लगाया, 25 साल जिनको भाई की तरह जी, हमने ट्रीट किया, 25 साल जिनके साथ सुख दुख बांटा, ऐसे लोग जब आपकी पीठ पे खंजर घोंपते हैं और ऐसे लोग जब रोज आपके खिलाफ, आपके नेताओं के खिलाफ झूठी बातें, भद्दी बातें, गलत बातें जब बोलते हैं तो मुझे लगता है कि तब दिल टूटता है। तो इसलिए यहाँ तो दिल टूटा है। और अभी जो हमारा गठबंधन है, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे साथ जो हमारे एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है, ये असली शिवसेना है। बाला साहेब ठाकरे जी, इनके विचारों पर चलने वाली शिवसेना, ये हमारे साथ है। इसलिए आज भी शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन ये एक प्रकार से इमोशनल गठबंधन है। जी, और मैं बहुत साफ कहता हूँ कि अजीत पवार जी के साथ, एनसीपी के साथ हमारा जो गठबंधन है, ये हमारा स्ट्रैटेजिक गठबंधन है। राजनीति में कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी होती है। हाँ, ये हो सकता है कि शायद 5-10 साल बाद वो भी इमोशनल बन जाए, पर आज मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ जी, कि शिंदे जी के साथ, शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन इमोशनल गठबंधन है, एनसीपी के साथ हमारा गठबंधन स्ट्रैटेजिक गठबंधन है। स्ट्रेटेजिक। जी। और ये अशोक चौहान साहब कैसे आए? कोई आदर्श स्थिति थी आने की उनकी भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, कि चुनाव से पहले आदर्श स्थिति बनी, मतलब आप मेरी बात भी समझ रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल आप जो कहना चाह रहे हैं मैं भली बात ही समझ रहा हूँ। और जिस समय अशोक चौहान जी को ये प्रश्न पूछा गया तो बहुत लेट पूछा गया जी, तो उन्होंने उस जवाब में यही कहा कि अरे मैं तो सोच रहा था कि पहला प्रश्न तो यही आएगा। जी, मैं एक बात बोलता हूँ कि देश के अंदर आज जिस प्रकार की परिस्थिति कांग्रेस की है, जो जमीन से जुड़े हुए नेता है उनको कांग्रेस की लीडरशिप में कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। देखिए, आखिर राजनीति में काम करते हुए हर व्यक्ति को अपना भविष्य क्या होगा, जी, अपना अस्तित्व कैसा होगा, इसकी चिंता होती है। और जब कांग्रेस के नेता अपने भविष्य को देखते हैं, अपने अस्तित्व को देखते हैं, तो उनके सामने एक क्वेश्चन मार्क नज़र आता है, उनको अंधेरा नज़र आता है, उनको कहीं रिवाइवल नज़र नहीं आता, उनको कहीं अपनी हार से सीख कर बदले हुए नेता कांग्रेस में नज़र नहीं आते।
और इस कारण से ऐसे कई लोग ये सोचते हैं कि जब मोदी जी देश को इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं, देश इतने तेज़ी से विकास कर रहा है, जब मोदी जी ने नए भारत की जो नींव रखी, जब नींव रखी तो लोगों को लगता था कि ये केवल एक जुमला है, लेकिन आज नया भारत लोग महसूस कर रहे हैं। जी तो इसलिए ऐसे सारे नेताओं को लगता है कि अब मुख्य धारा में हमने भी जुड़ना चाहिए, जी और वो मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग आ रहे हैं, हम उनको साथ में ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक और अहम सवाल कि मैं आपके संगठन को मैं बड़े लंबे अरसे से कवर कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को। तो देखिए, आपका जो कार्यकर्ता है वो बड़ा इमोशनल है, और आपका कार्यकर्ता बूथ से लेकर लड़ता है, भिड़ता है, ये आप ही लोग कहते हैं अपने भाषणों में। तो उस कार्यकर्ता के सामने बड़ा संकट नहीं आपको नहीं लगता कि अब जब सत्ता पे भागीदारी की बात आती है या हिस्सेदारी की बात आती है, हालांकि आपके संगठन में इस शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आप मेरी भावना समझिए जो मैं कह रहा हूं, तो आपको नहीं लगता कि आपका भी दिल दुखा, लेकिन उनका तो दिल दुखा होगा जो जमीन पर कार्यकर्ता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यही बीजेपी का एसेट है, क्योंकि ये कार्यकर्ता ऐसा है कि 90% हमारे कार्यकर्ताओं को ये पता है कि उनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला, वो पार्षद भी नहीं बनने वाले, क्योंकि अल्टीमेटली एक लिमिटेड नंबर है, पार्षदों का भी नंबर लिमिटेड होता है, लेकिन फिर भी वो काम करता है क्योंकि उसके काम की प्रेरणा ये सत्ता नहीं है, उसके काम की प्रेरणा ये विचार है। जी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो कार्यकर्ता है, इसी के बदौलत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो आज जब लोग पार्टी में आते हैं या नए नए लोग पार्टी के साथ जुड़ते हैं, तो ये कार्यकर्ता इस बात को समझता है, क्योंकि आज उसका एम क्या है? आज उसका एम है कि हमारे विचारों को और हमारे राष्ट्रवाद को मंडित करने वाले मोदी जी है। तो वो आज ये मानता है कि मोदी जी के लिए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, देश को मोदी जी का नेतृत्व चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, उसको कोई गम नहीं है, उसको कोई चिंता नहीं है। ठीक है, वो ये सारी परिस्थितियों में भी काम करने के लिए तैयार है। देवेंद्र जी, एक बात बताइए कि इस बार का जो चुनाव प्रचार होगा आपके लिए बड़ी चुनौती नहीं होगा? आपको नहीं लगता? क्योंकि जब आप चुनावी मंच पे जाएंगे, सभाओं में जाएंगे, तो जिन लोगों को पिछले चुनाव में, जिन लोगों को आप मंच से जिनके खिलाफ बोलते थे, उस बार आपके अगल बगल में खड़े होंगे। नहीं, जिनके खिलाफ बोलना है वो सामने है ही ना। उद्धव जी सामने है, शरद पवार जी सामने है, और मेरे हिसाब से हमारे साथ जो लोग आए हैं उनका नेतृत्व तो उन्होंने ही किया है, तो इसलिए हमारे सामने कोई दुविधा नहीं है जी। और अगर आप मेरी बात कहें, और चुनाव में भी अगर आप मेरा भाषण सुने जी, मैं 90% विकास पर बोलता हूँ, 90% क्या किया इस पर बोलता हूँ, 90% मेरा विजन क्या है इस पर बोलता हूँ, 10% केवल मैं राजनीति पर बोलता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ ये चुनाव निगेटिव मैंडेट का है ही नहीं। ये देखिए, एक निगेटिव मैंडेट का चुनाव है, एंटी इनकम्बेंसी का होता है, ये प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है, इसमें निगेटिव मैंडेट का सवाल ही नहीं। ये चुनाव तो इस चीज़ पर होने वाला है कि मोदी जी ने क्या किया है और मोदी जी क्या करने वाले हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी को गाली देने की ज़रूरत है। गाली देके मैं अपना श्रम, अपने शब्द क्यों खराब करूं? मैं तो मोदी जी ने क्या किया ये बताऊंगा और लोग हमको वोट देंगे। अब भाषण का जिक्र आप कर रहे हैं, आजकल आपके भाषण जो हम सुन रहे हैं वो जिसको कहते हैं कि थोड़े हार्ड लाइनर आप बनते जा रहे हैं, ऐसा कहा जाता है आपके बारे में। आजकल आप खूब हिंदुत्व से परिपूर्ण भाषण देते हैं, एक हार्ड लाइन आपने पकड़ ली है। ये हार्ड लाइन और सॉफ्ट लाइन कुछ होती नहीं है भैया। जो हिंदू होता है वो हिंदू होता है, ना हार्ड लाइनर होता है ना सॉफ्ट लाइनर होता है। और मैं एक बात बताता हूँ कि मेरे लिए आप पूछेंगे हिंदुत्व क्या है जी, तो मैं ये कहता हूँ कि जो टॉलरेंट है वो हिंदू है। पर टॉलरेंस का अर्थ ये नहीं है कि कोई आपके गाल पे एक तमाचा मारे तो आप दूसरा गाल आगे करो, एक तमाचा मारेगा तो 2 तमाचे मारेंगे। टॉलरेंस हमारे लिए ये होता है कि सभी प्रकार के जो विचार हैं उन विचारों को हम टॉलरेट करें। सभी को अपनी पूजा पद्धति का अधिकार है, सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है, सभी को जिस प्रकार से वो लोग अपने फेथ को एक्सरसाइज करना चाहते हैं उसका अधिकार है। ये हिंदुत्व है।
और जी। मैं तो पैदा ही हिंदू हुआ हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, मैं कार सेवक रहा हूँ, तो हिंदुत्व तो मेरे नस नस में है। तो इसलिए कोई हार्ड लाइन सॉफ्ट लाइन का सवाल नहीं है। मैं सुलझा हुआ हिंदू हूँ। आई एम अ प्राउड हिंदू। जी, आपने कार सेवा का जिक्र आपने किया, तो राम मंदिर बन गया और आपने आपने एक बयान दिया, तो असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जब बाबरी मस्जिद गिर रही थी तो मैं वहीं खड़ा था। तो उन्होंने आपका काफी विरोध किया उस पर, आप वहीं थे, वहां पे थे? हाँ बिल्कुल, मैं वहीं था। मैं तो कार सेवक था। मैं सारी कार सेवाओं में गए हूँ। पहली कार सेवा में मैं बदायूं जेल में था। जिस समय बाबरी ढांचा नीचे आया उस समय मैं वहीं पर था। सवाल ये नहीं है, देखिए पहले दिन से हम ये मानते हैं कि कलंक का ढांचा ये मस्जिद नहीं है। देखिए मैं पूछना चाहता हूँ, जिस मीर बाकी ने वो ढांचा वहाँ तैयार किया उसने भी तो कभी नमाज अदा नहीं की वहाँ। किसने नमाज अदा की है? ये तो हिंदुओं के जो एक प्रकार से हिंदुओं को हतोत्साहित करने के लिए, जी, जो हमारे राम मंदिर पर हमला हुआ था, तो उस समय बाबर ये बताना चाहता था कि देखो हिंदुओं, तुम्हारे राम भी तुमको नहीं बचा सकते, हम तुम्हारे राम से भी ज़्यादा पावरफुल है। उसके पीछे की उनकी मंशा ये राजनीतिक मंशा थी, इस देश को गुलाम बनाने की मंशा थी। इसलिए उन्होंने उस मंदिर को तोड़ा था, वरना वो तो कहीं भी मस्जिद बना सकते थे, लेकिन वहाँ क्यों उन्होंने वो ढांचा तैयार किया? तो इसलिए ये कलंक का ही ढांचा था। और इस ढांचे को तोड़ने के लिए जिस समय कार सेवक वहाँ गए, उस समय सारे कार सेवक ये मानते थे कि हमारे राम जी के मंदिर का पुनर्निर्माण हमको करना है, इसके ऊपर एक कलंक का ढांचा बनाए, इस ढांचे को हमको नीचे लाना है और हमारे मंदिर को फिर वहाँ स्थापित करना है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं वहाँ पर था, इसका मुझे अभिमान है। मैं वहाँ पर था, इसका मुझे गर्व है। असदुद्दीन ओवैसी को अगर बाबरी ढांचा नीचे आने से कोई गम होता होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको लखलाभ है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो ढांचा नीचे आए। एक बार फिर से मैं लोकसभा चुनाव की बात करूंगा। लोकसभा चुनावों को लेकर आपने कहा ठीक है, मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के काम पर आप लोग वोट मांगेंगे, लेकिन ये जो फिगर आ रही है 370, 400 पार, ये कहाँ से 400 पार और 370 की फिगर आपको लगता है? देखिए ये जो चुनाव है ना, ये पॉलिटिकल अर्थमेटिक का चुनाव नहीं है, ये पॉलिटिकल केमिस्ट्री का चुनाव है। एक पॉलिटिकल अर्थमेटिक होती है जिसमें 1+1 2 होता है, और एक पॉलिटिकल केमिस्ट्री होती है जिसमें 1+1 11 होता है। ये 1+1 11 का चुनाव है, क्योंकि देश के अंदर मोदी जी ने जिस प्रकार के काम किए हैं, आज देश का ऐसा कोई तबका नहीं है, कोई तबका जी, सभी जाति के, धर्म के, वर्गों के लोगों को ये लगता है कि इस देश को अपने मकाम तक कोई पहुंचा सकता है तो मोदी जी पहुंचा सकते हैं। और लोगों को ये बात भी ध्यान में आती है कि अगर मोदी जी के सामने हम लोग अल्टरनेट के रूप में किसी को देखें, अल्टरनेटिव के रूप में, तो दूर दूर तक, कोसों मीलों तक कोई अल्टरनेटिव नज़र नहीं आता। तो मेरा अपना ये मानना है, जो मेरा राजनीतिक तजुर्बा है उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि लोगों ने मन बनाया है, लोग मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। जी, इसलिए इस चुनाव में पॉलिटिकल अर्थमेटिक नहीं चलेगा। पॉलिटिकल पंडित 1+1 2 लगा रहे हैं, ये 1+1 2 नहीं चलेगा, 1+1 11 ही होने वाला है। ये पॉलिटिकल केमिस्ट्री पे चुनाव जाएगा। 370 बीजेपी, 400 पार एनडीए, ये जो नारा दिया है ये निश्चित रूप से आपको यथार्थ में आता हुआ दिखाई देगा। देवेंद्र जी, विधानसभा का चुनाव भी सामने है, तो क्या विधानसभा का चुनाव होगा तब भी यही भूमिका रहेगी? भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में, गठबंधन की सरकार में, वो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे वो डिप्टी सीएम। देखिए पहली बात तो यह है कि छोटा भाई बड़ा भाई कुछ नहीं होता है। हम सब लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, और अगर आप विचार करें तो इस सरकार में भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चलती है, मुख्यमंत्री सरकार के नेता होते हैं जी, और जहाँ तक बड़े भाई छोटे भाई का सवाल है तो सबसे बड़ी पार्टी हम है जी, हमारे साथ की शिवसेना और एनसीपी दोनों के मिला के जितने विधायक हैं उससे ज़्यादा विधायक अकेले बीजेपी के हैं। इसलिए बड़ा भाई छोटा भाई का कोई सवाल नहीं है। ये गठबंधन हमारा बना रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा, कौन किसका नेतृत्व करेगा, ये सारी चीज़ें तो बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी
हमारे जो अलायंस पार्टनर्स है उनके साथ मिलकर तय करेंगे। लेकिन ये बात मैं आपको पक्का बता देता हूँ कि किसी भी सरकार का नेता ये मुख्यमंत्री होता है। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, वो हमारे नेता है, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और उन्हीं के नेता रहते हुए हम चुनाव में सामने जाएंगे। यानी विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, ही आप कह रहे हैं? देखिए, सीधी बात होती है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो नेता होता है। जी देवेंद्र जी, एक बात बताइए कि आप कैसे, आपको आपके संगठन ने कैसे तैयार किया, आप खुद कैसे तैयार हुए? आप बताइए, आप मुख्यमंत्री से फिर डिप्टी सीएम, हालांकि ये बात कई बार कई मंचों से आप कह चुके हैं, लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि पहले एक उप मुख्यमंत्री, फिर 2 उप मुख्यमंत्री। देखिए, मूल रूप से शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए ये प्रस्ताव ही मेरा था जी। तो इसलिए इसके लिए तो मुझे तैयार करने की किसी को आवश्यकता नहीं थी। मैं हमारे नेताओं के पास गया और मैंने कहा कि इसको मजबूती से अगर चलाना है और जो लोग साथ में आ रहे हैं उनके मन में अगर कॉन्फिडेंस तैयार करना है तो शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। हमारे नेताओं ने कुछ समय लिया क्योंकि उनको ये लगता था कि सबसे बड़ी पार्टी हम है और हम लोग मुख्यमंत्री बना सकते हैं, हमारे पास मुख्यमंत्री एक रहा है। तो थोड़ा विचार करने के बाद फिर उन्होंने उसकी मान्यता मुझे दी और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन मैंने उस समय एक बात हमारे नेताओं को ये कही थी जी कि मैं सत्ता से बाहर रहना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं अपनी इमेज ऐसे नहीं बनाना चाहता कि देखो ये सत्ता के लिए कितना लालची है, कल तक मुख्यमंत्री था अब सत्ता के लिए उप मुख्यमंत्री बन गया। तो पहले हमारे नेताओं ने मुझे कहा था कि ठीक है आप सत्ता से बाहर रहिए, लेकिन जिस समय मुख्यमंत्री पद की शपथ इनकी लेना तय हुआ उस समय हमारे नेताओं ने मुझसे बातचीत की और मुझे कहा कि देखिए आखिर सरकार चलाना है तो सरकार बाहर से नहीं चलती जी। आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में सरकार नहीं चला सकते, फिर यूपीए सरकार जैसी हमारी परिस्थिति होगी। सरकार तो अंदर से ही चलती है। इसलिए आपके लिए एक नेता के रूप में दुविधा होगी कि मुख्यमंत्री थे अब उप मुख्यमंत्री कैसे बने, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में इसको स्वीकृत कीजिए क्योंकि आप अंदर रहेंगे तो ये सरकार ठीक से चलेगी। तो जो पार्टी का आदेश था मैंने मंजूर किया। हाँ, ये बात मैं आज भी कहता हूँ कि उस समय मेरे मन में ये दुविधा थी कि मैं लोग क्या कहेंगे कि आदमी कितना लालची है कि मुख्यमंत्री था उप मुख्यमंत्री बन रहा है। लेकिन शपथ लेने के बाद जिस प्रकार का रिस्पांस मुझे देश भर से मिला उससे मेरी दुविधा भी दूर हुई जी। और आज मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं अंदर हूं तो सरकार चलाना आसान है। जी बिल्कुल आखिरी दौर में इस बातचीत के हम लोग देवेंद्र जी एक सवाल, ये जो महाराष्ट्र है आपका प्रदेश है, आपका जो विचार है, चाहे संघ की बात करें आपके संगठन की बात करें, इस पूरे देश भर में आपकी पार्टी को, आपके विचार को, उसकी गंगोत्री है महाराष्ट्र। नागपुर की बात करें, उस नागपुर से आप आते हैं, लेकिन उस महाराष्ट्र में इतने बड़े विचार, जिस विचार को आप कहते हैं हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले गए, लेकिन उस उतने बड़े विचार को यहाँ पर 4-5 दलों का गठबंधन करके सरकार चलानी पड़ रही है। क्या कई बार ये दुविधा का प्रश्न नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए कितने दल साथ में ये महत्व का नहीं होता, कौन से विचारों से काम कर रहे ये महत्व का होता है। और सारे दलों को साथ में लेने के बाद भी विचार हमारा है, हमारे विचारों के बाहर कोई दल नहीं जा सकता और अगर हमारे विचारों के बाहर कोई दल जाएगा तो उसके साथ हम एक दिन भी नहीं रहेंगे। लेकिन अभी तक तो ये बाहर थे ना, वो होंगे, कोई चक्की पीसिंग वाले लोग थे, अरे भैया देखिए, कोई आदर्श वाले लोग थे। आप एक बात समझ लीजिए, हम लोग तो एक जना में 2 थे जी, 2 चुनकर आए थे ना। जी। वहां से 305 तक पहुंचे तो लोग हमारे साथ जुड़ते गए और कारवा बनता गया जी। लेकिन हमने हमारी बात को तो नहीं छोड़ा, हमने तो 370 को नहीं छोड़ा, हमने तो राम मंदिर को नहीं छोड़ा, हमने तो हमारे जो मूलभूत इस प्रकार के विचार है उनको नहीं छोड़ा। तो लोग जुड़ रहे हैं, हमारा विचार बढ़ रहा है, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनके विचारों से नहीं जुड़ेंगे, वो हमारे विचारों से जुड़ेंगे, हमारा विचार ही वो मान्य करेंगे, हमारा विचार ही बढ़ेगा। इसलिए मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है, और कोई जुड़ना चाहता तो उसको भी जोड़ेंगे और अपने रंग में रंगा लेंगे। आखिर में इस मंच से भारत के लिए क्या कहेंगे आप? जो नया भारत है, जिस नए भारत की आप बात कर रहे हैं, क्या आइडियाज ऑफ इंडिया है? मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के बारे में कहा जाता है कि इंडिया इज अ आइडिया हुज टाइम हैज कम। और जिस प्रकार से
प्रधानमंत्री जी ने कहा यही वक्त है, सही वक्त है, मैं उसको देख पा रहा हूँ। देश जिस गति से बदल रहा है और जियोपॉलिटिक्स में जिस प्रकार के अवसर हमारे देश को आज मिल रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि इस वक्त को अगर हमने गंवाया तो विकसित भारत का सपना हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। और महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूँ, देखिए जिस समय 5 साल में मुख्यमंत्री था, हम लोग महाराष्ट्र में एफडीआई में नंबर 1 रहे, निवेश में नंबर 1 रहे। बीच में 2.5 साल दूसरी सरकार थी तो तीसरे चौथे नंबर पर गए, वापस सरकार में आए तो हम नंबर 1 हुए। क्योंकि गुड गवर्नेंस ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम उसको कायम रखें तो हमको पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक ऐसा भारत अगले 5 साल में देख रहा हूँ जो ऑटो पायलट मोड पे जाने वाला है। इसको कोई रोक नहीं सकता, भारत की यात्रा को रोकना असंभव है। मोदी जी का नेतृत्व इस प्रकार से भारत को तैयार कर रहा है। आज हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन दुनिया कहती है कि ये 5 ट्रिलियन नहीं, ये 9 ट्रिलियन पे जा रहे हैं। आज महाराष्ट्र जैसा राज्य ये विचार करता है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर जाए। और हमने जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तैयार की थी, इस काउंसिल ने हम लोगों को एक रोड मैप दिया कि हम 2028-29 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाए। इसका मतलब ये होगा कि दुनिया के सब नेशनल इकोनॉमीज में ये तीसरी चौथी इकोनॉमी होगी जो $1 ट्रिलियन होगी जी। तो मुझे लगता है कि ये सारी संभावनाएं दिख रही है। और साथ में मैं ये मानता हूं कि ये जो विकास है ये संवेदना के साथ विकास है, क्योंकि ये मुट्ठी भर लोगों का विकास नहीं है। ये जीडीपी ग्रोथ मुट्ठी भर लोग नहीं ला रहे। ये जो जीडीपी ग्रोथ आ रही है ये गरीबों के जीवन में परिवर्तन करके आ रही है। गरीबों को मकान मिल रहे हैं, गरीबों को शौचालय मिल रहे हैं, गरीबों के घर पानी पहुंच रहा है, गरीबों के घर बिजली पहुंच रही है, गरीबों का अवसर मिल रहा है। इसके कारण अर्थव्यवस्था का चक्र घूम रहा है। तो एक समावेशी विकास की जो हम बात करते थे वो विकास भारत में हो रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आना, मैं ऐसा मानता हूं वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, एक विश्व का रिकॉर्ड है जो मोदी जी के राज में हुआ है। तो मैं मानता हूं और सब लोगों ने इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, ये जो अवसर हमको मिला है ये देश में ऐसा अवसर किसी जनरेशन को नहीं मिला है। अगर हम लोग इस अवसर को फेल करेंगे तो हमारी जनरेशन फेल जनरेशन कहलाएगी। और मेरा विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में ये जनरेशन इतिहास करने वाली है और ये आने वाले 5 साल जो है मोदी जी के, ये इतिहास लिखने वाले हैं। मैं 2029 में आपके साथ इस मंच पर जब बैठा होऊंगा जी, तो आज तो बदला हुआ भारत देख रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा बदला हुआ, इससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और दुनिया जिस भारत का सानी मानती है, ऐसा भारत 2029 में आपके साथ साझा करूंगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी। और नए भारत को लेकर आपने बात की और आपने बताया कि नरेंद्र मोदी किस तरह से नए आयाम गढ़ रहे हैं। मोदी जी दिल्ली में है, दिल्ली में मौसम भी अच्छा है, लेकिन आप कह रहे हैं आप दिल्ली नहीं चलेंगे? जी नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं। कुछ दिन के लिए भी नहीं? हाँ, कुछ दिन के लिए आ जाएंगे, कुछ दिन के लिए आ जाएंगे, कुछ दिन के लिए आएंगे, आपसे गपशप करेंगे और वापस आएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रोहित, और धन्यवाद देवेंद्र जी। रोहित के काफ़ी कड़क सवालों का आपने बहुत खुल के जवाब दिया। हमारे दर्शक कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, अगर सिर्फ 2 सवाल हम पूछ पाएं। आई बिलीव देयर आर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। द जेंटलमैन ऑन माय लेफ्ट प्लीज। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी। ऐसा है सर, मोदी जी हमेशा आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुष की बात करते हैं, और 7 साल हो गए देश में आयुष्मान योजना को लागू हुए, लेकिन उसमें आयुष तो है ही नहीं। क्यों? और अभी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि एक महाराष्ट्र सरकार की सरकारी योजना है ज्योतिबा फुले, उसके अंदर भी सिर्फ एलोपैथी है, जबकि 5 स्टेट लॉन्च कर चुकी है, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि महाराष्ट्र में ये कब से स्कीम लागू हो जाएगी, प्लीज़ उस बारे में आप प्रकाश डाल दें। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी जो वेलनेस सेंटर्स बना रहे हैं, जो महाराष्ट्र में बन रहे हैं, ये सारे वेलनेस सेंटर्स में आयुष है। और ये सारे वेलनेस सेंटर को हमारी जो महात्मा फुले जन आरोग्य योजना है वो लागू है। और अब नए रूप में हम महात्मा फुले जन आरोग्य योजना जो ला रहे हैं उसमें निश्चित रूप से आयुष का भी विचार हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। एक और सवाल हम ले सकते हैं ऑडियंस से, इफ वी कैन ब्रिंग द माइक हियर।
देवेंद्र जी, अनिल बनवारी, इंडियन टेलीविजन। देखिए, अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है सॉफ्ट पावर। महाराष्ट्र का सॉफ्ट पावर कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि दूसरे देशों के हम कंपनी इधर ला सके, और आपका क्या विचार है उस दिशा में? देखिए, जहाँ तक आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की फिल्म इंडस्ट्री ये एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है हमारा। और आज हम लोग जब मोबाइल के एरा में और डिजिटल एरा में हैं, तो ऐसे समय डिजिटल कंजम्पशन हमारा बहुत ज़्यादा है और उसके कारण बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़े पैमाने पर आ रही है। और ये जो सॉफ्ट पावर हमारा तैयार हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक प्रकार से ये दीज आर द बेस्ट एम्बेसडर्स, ये दुनिया में भारत को पहुँचाने का काम करते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि वर्ल्ड की जो चाहे वो एंटरटेनमेंट कंपनीज़ हो, चाहे वो न्यूज़ की कंपनीज़ हो, या अलग अलग सॉफ्ट पावर में काम करने वाली कंपनीज़ हो, ये सारी की सारी इंडिया आना चाहती है, ये भारत में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में आना चाहती है, मुंबई में आना चाहती है। और हम लोगों ने उसके लिए अपने दरवाजे भी खुले रखे हैं और अपनी बाहें भी खुली रखी है। उनके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उनके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इन दोनों चीज़ों पर हमने वर्किंग किया है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग भारत में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में आए हुए आपको दिखेंगे। Thank you very much, sir, for answering all those questions. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Shri Devendra Fadnavis. Ideas of India, ये है Ideas of India. ABP Networks, Ideas of India.